हम जल्दी से जमीन के साथ चिपक गए। रोशनी का दायरा जेल के दरवाजे पर बने हुए मचान पर लगी सर्च लाइट से फेंका जा रहा था। ये दायरा दीवार के ऊपर खारदार तारों पर आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम जमीन पर सांस रोके हुए पड़े थे। सर्च लाइट की रोशनी का दायरा अब नीचे उतरने लगा था। ये बात बड़ी खतरनाक थी। उस रोशनी में हमें देखा जा सकता था। मैं सिद्धा को खींच कर दीवार से दूर ले गया। सिद्धा की पुरानी साड़ी में से सांप की धीमी सी फुनकार की आवाज आई। सिद्धा ने अपने मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी की। मेरे बेटे कोई बात नहीं, शांति। मेरी आंखें दीवार पर ऊपर नीचे होती सर्च लाइट पर जमी थीं। मेरा दिल धड़क रहा था। अगर ये रोशनी दीवार के शिगाफ पर आए तो अभी जेल के खतरे के अलार्म चीख उठेंगे और फिर हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। दीवार का शिगाफ तो हमें रात के अंधेरे में भी नजर आ रहा था, लेकिन किस्मत हम पर मेहरबान थी। सर्च लाइट का दायरा शिगाफ से ऊपर ही गुजर गया। मैंने सिद्धा का बाजू जरा सा दबाया। आओ। 10 मिनट की सर तोड़ कोशिश के बाद मैंने दीवार में छोटा सा सुराख कर लिया। फिर उस सुराख को इतना कुशादा किया कि हम उसमें से रेंग कर बाहर जा सकते थे। पहले मैंने शिगाफ में से सर निकाल कर बाहर देखा। बाहर एक खाई थी जिसकी दीवार के साथ एक पतली सी पगडंडी जा रही थी। मैं बाहर निकल आया, फिर सिद्धा को सहारा देकर बाहर खींचा। खाई में पानी भरा हुआ था और झाड़ियों में छींकर बोल रहे थे। हमने कुछ सोचे समझे बगैर एक तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। सिद्धा पर भी मेरी तरह जल्दी ही नक्काहत तारी हो गई। वो इतनी मुद्दत जेल के फाकों और अजियतों का नतीजा था। हमने दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज चलना शुरू कर दिया। हम उस इलाके से कतन वाकिफ न थे। रात गहरी खामोश और सुनसान थी। खाई के पार खेतों से दूर कुछ बुलंद इमारतों में रोशनियां हो रही थी। हम जेल की बुलंद दीवार के बिल्कुल साथ लगकर चल रहे थे। सिद्धा का बेटा सांप अब उसकी गर्दन से लिपट जाने की कोशिश कर रहा था। सिद्धा ने उसे नीचे कर दिया। उसकी सांस फूल रही थी, मगर वो मेरे साथ तेज तेज चल रही थी। ये हमारी जिंदगी और मौत का सवाल था। हम 4 आदमियों को कत्ल करके जेल से भाग रहे थे। आगे जेल की दीवार पर बड़ा सा बल्ब रोशनी दे रहा था। हम रुक गए। हमने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा, फिर दीवार की तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। हम भागकर रोशनी के हिस्से को अबूर कर गए। खतरा था कि अगर हम इस तरह जेल की दीवार के साथ साथ चलते गए तो जेल के बड़े फाटक पर निकल जाएंगे। मैंने अंधेरे में देखा, कुछ फासले पर एक पुलिया सी दिखाई दी। हमने लपक कर उस पुलिया पर से खाई अबूर की और सामने वाले खेतों में जा घुसे। ये जवार के खेत थे और काफी ऊंची फसल उगी थी। हमने अपना रुख उस समत कर लिया था जिधर किसी इमारत या ऊंची बिल्डिंग की बत्तियां नहीं थी और दूर तक अंधेरा छाया था। उस वक्त हमें जिस चीज ने ज्यादा परेशान कर रखा था वो ये थी कि हम अभी जेल से ज्यादा दूर नहीं गए थे और वहां किसी भी वक्त हमारे फरार का इल्म हो सकता था। उसके साथ ही पुलिस पार्टियां हमारी तलाश में निकल खड़ी होती और हम गिरफ्तार हो सकते थे। हमें तेजी से उस इलाके से बहुत दूर निकल जाना था। वक्त गुजरता जा रहा था। अंधेरे की चादर हमारी रखवाली कर रही थी। हमारे सांस फूल रहे थे, मगर रुक कर सांस लेने की फुर्सत न थी। कुछ फासले पर सड़क के खंभों की रोशनियां नजर आईं। हम उससे हटकर दूसरी समत चलने लगे। कुछ दूर चले होंगे कि एक छोटी सी मज़ाफ़ाती बस्ती आ गई। यहाँ क्वार्टर नुमा कोठियां बनी थी जिनके दरमियान सड़कें थी। यहाँ खंभों पर लगे बल्ब जल रहे थे। हम उस बस्ती के किनारे से होकर निकलने लगे तो कुछ फासले पर एक कोठी नुमा क्वार्टर या क्वार्टर नुमा कोठी के बाहर एक छोटी सी कार खड़ी नजर आई। मैं रुक गया। सीधा हम इस कार को स्टार्ट कर लें तो यहाँ से जल्दी निकलने में कामयाब हो सकते हैं। कार पर तरपाल पड़ी थी। मैंने तरपाल को हटा दिया। संगीन की मदद से शीशे को नीचे गिराया। दरवाजे को आहिस्ता से खोलकर मैंने स्टीयरिंग को घुमाया। स्टीयरिंग लॉक नहीं था। मैंने झुककर सेल्फ के तारों को डायरेक्ट किया। इंजन से गिड़गिड़ाहट की आवाज निकली और वो स्टार्ट हो गया। खुदा जाने कोठी में उसका नौकर या मालिक वगैरह जागा था या नहीं। बहरहाल मैंने एक्सेलरेटर दबाया और तेजी से गाड़ी को लेकर आगे निकल गया। ये गाड़ी उस वक्त कुदरत की तरफ से बेबहा अतिया था। बस्ती की छोटी सड़क पर से हम तेजी से गुजर गए। आगे वही खंभों की रोशनियों वाली बड़ी सड़क आ गई। उस सड़क पर चढ़े बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने सड़क पर गाड़ी का रुख शहर से बाहर की तरफ मोड़ दिया। शहर की रोशनियां हमारे पीछे थीं। सड़क तकरीबन खाली थी। कभी कभी कोई ट्रक क्रॉस कर जाता था। सीता ने पूछा, रघु हम किधर को जा रहे हैं? आगे कोई शहर हुआ तो हम पकड़े जाएंगे। मेरी आंखें सड़क के इर्द गिर्द के इलाके का जायजा ले रही थीं। अंधेरे में कहीं कहीं दरख्तों के ऊंचे ऊंचे झुंड नजर आते। खुदा जाने उस तरफ कोई सड़क जाती थी या नहीं, और अगर जाती भी हुई तो क्या मालूम कि वो किसी दूसरी बस्ती में दाखिल हो जाए और हम पर कोई दूसरी मुसीबत आन पड़े। मैंने सीधा से कहा कि हम शहर से दूर किसी जंगल में जाकर छुप जाएंगे। मैं यहाँ से जंगल को जाने वाली सड़क देख रहा हूँ। सीता ने कहा, रघु मेरे माँ बाप के घर चलो। हमारे गांव को बड़ौदा से आगे एक स्टेशन है, वहां से रास्ता जाता है। मैं सीता के माँ बाप के दरिया वाले गांव को भूल ही गया था। उसका गांव मेरे लिए कुछ देर के लिए अच्छी पनाहगाह साबित हो सकता था। मैं किसी जगह इत्मीनान से बैठकर अपनी खोई हुई तवानाई बहाल करना चाहता था ताकि अपने आप को डॉक्टर आफरीदी के मिशन के लिए तैयार कर सकूं। मैंने सीधा से पूछा कि स्टेशन से तुम्हारा गांव कितना दूर है? उसने कुछ सोचकर बताया, फिगू मैं कभी कभी गांव से बाहर जाया करती थी, मालूम नहीं, पर इतना मालूम है कि स्टेशन से बैलगाड़ी
कि जंगल में एक रात एक दिन चलती रहती है, फिर दरिया आ जाता है। उस दरिया के किनारे मेरे माता पिता और दूसरे मछेरों की झोंपड़ियां हैं। मैं इतनी ही दूर जंगल में निकल जाना चाहता था। अब मेरी सारी तवज्जो उस रेलवे स्टेशन की तरफ हो गई। सवाल ये था कि रेलवे स्टेशन के बारे में किससे दरियाफ्त किया जाए। ये काम भी जरूरी था। हमारे लिबास इस कदर बोसीदा हो रहे थे कि लगता था कि कोयले की किसी कान से निकल कर आ रहे हूँ। मेरी खाकी वर्दी अब निस्वारी हो चुकी थी। हुलिया भी चोरों जैसा था। दाढ़ी बढ़ गई थी और बाल उलझे हुए थे। कपड़ों पर मिट्टी लगी थी। कार सड़क पर भागे जा रही थी। टैंकी में पेट्रोल काफी था। अचानक बाएं जानिब रेलगाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी। देखा तो दूर खेतों के पार रेलगाड़ी आगे को दौड़ी जा रही थी। अंधेरे में उसके डिब्बों की रोशनियां बड़ी प्यारी लगी। इसका मतलब था कि आगे कोई रेलवे स्टेशन था। इंजन बार बार सीटी बजा रहा था। सीधा रेलगाड़ी को देखने लगी। फिर गाड़ी दरख्तों के पीछे गायब हो गई। सीधा आगे स्टेशन है। ये कौन सा स्टेशन है? वो बोली, मुझे नहीं मालूम, उतर कर मालूम कर लेंगे। मैंने जल्दी से कहा, खबरदार तुम गाड़ी से मत उतरना, मैं खुद ही मालूम कर लूंगा। सिद्धा ने पहली बार अपनी सहरंगेज केसरी आंखें मेरे चेहरे पर जमाते हुए कहा, मेरे रघु, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? तुमने बताया नहीं कि तुम जेल खाने में कैसे आ गए? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने कहा, तुम्हें क्या मालूम मुझ पर क्या बीती है? पुलिस ने मुझे भी अहमदाबाद की जेल में डाल दिया था। तुम्हारे साम बेटे की वजह से मैंने बड़ी मुसीबत काटी है। सीधा अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ये मेरा बेटा है, इसकी खातिर तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फिर चमक कर कहने लगी, रघु, उन्होंने जो मेरे साथ सलूक किया है, मुझे उनसे नफरत हो गई है। मैं दुनिया के किसी पुरुष को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंखों से किसी खूंखार दरिंदे की तरह चिंगारियां सी फूटने लगी। मैंने कार को सड़क की साइड पर कर लिया। सामने से एक ट्रक तेज रोशनी डालता चला रहा था। ट्रक गुजरा तो आगे बाएं जानिब रेलवे के सिग्नल की सब्ज और सुर्ख बत्तियां नजर आईं। ये कोई मजाफाती रेलवे स्टेशन था। स्टेशन आ गया सीधा। भगवान करे ये वही स्टेशन हो। मैंने रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कार रोकी। जिस गाड़ी को हमने रास्ते में देखा था वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। कुछ मुसाफिर स्टेशन के गेट की तरफ दौड़े जा रहे थे। सिद्धा को कार में बैठने की ताकीद करते हुए मैं निकलकर स्टेशन की तरफ आ गया, जहाँ एक फकीर को दरख्त के नीचे बैठे देखा। वो रात के उस आखिरी गाड़ी के मुसाफिर से दान वसूल करने वहाँ बैठा था। मैंने करीब जाकर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तमे भाई छे, एहो खरिया टेशन छे। मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती जबान भी आ गई थी। फकीर ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, खरिया ना छे। अब मैंने हिंदी जबान में पूछा कि वो स्टेशन कितनी दूर है। उस फकीर की जबानी पता चला कि वो रेलवे स्टेशन अगला स्टेशन है। मैं तेजी से वापस आकर गाड़ी में बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दिया। खरिया स्टेशन आगे आएगा सीधा। खरिया का रेलवे स्टेशन वहां से 15 मील के फासले पर था। उसका इल्म मुझे सड़क पर लिखे एक संगे मील से हुआ, जिस पर मेरी गाड़ी की रोशनी पड़ी थी। मैंने कार की रफ्तार काफी तेज कर दी। दूर से खरिया स्टेशन की सिग्नल की सुर्ख बत्तियां दिखाई दी। मैंने सीधा से कहा कि इस वक्त यहाँ से कोई बैलगाड़ी भी मिल गई तो हम भाड़ा कहाँ से देंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। सीधा बोली, तुम इतनी जल्दी घबरा क्यों जाते हो? चलो तो सही, मैं धारावार में अपने पिता के पास जाकर भाड़ा दे दूंगी। खरिया का छोटा सा देहाती रेलवे स्टेशन आ गया। उस वक्त रेलवे स्टेशन की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। नींद हमारी आंखों में थी। यही फिक्र लगी थी कि जेल पुलिस की गार्ड राइफलें बंदूकें उठाए अभी पहुंचने वाली होगी। मैंने कार एक तरफ खड़ी कर दी। चूंकि यहाँ रात को आखिरी ट्रेन रुकती थी, इसलिए 2-1 बैलगाड़ी वाले जरूर मौजूद रहते थे। जहाँ मैं किसी गाड़ी बान को गवाह नहीं बनाना चाहता था। मैंने सिद्धा से पूछा, सिद्धा, जहाँ से जंगल में कुछ दूर पैदल चलना होगा, गाड़ी बान ने हमें देख लिया तो गवाह बन जाएंगे। गाड़ी भी यहीं होगी। पुलिस आई तो गाड़ी बान उसे बता देगा कि हमें धारावार गाँव छोड़ा है। सिद्धा भी सोच में पड़ गई। इस नुक्ते पर हमने गौर नहीं किया था, जिस बात का सबूत था कि जेल की सबूतें उठाकर हमारी जहनी हालत कैसी हो गई थी। सिद्धा ने बताया कि वो जंगल के रास्ते से वाकिफ है। मैं गाड़ी निकाल कर आगे ले गया। जब खरिया स्टेशन जरा पीछे रह गया तो मैंने सिद्धा से पूछा, अब यहाँ से कौन सा रास्ता जंगल की तरफ जाता है? सिद्धा ने अंधेरे में सड़क की दाएं जानिब यानी मगरिब की तरफ के दरख्तों को गौर से देखा। फिर उधर इशारा करके बोली, इन जंगलों के पीछे दरिया है जिसके किनारे धारावार के मछेरों का गाँव है। वही मेरे माता पिता रहते हैं। मैंने पूछा, क्या आगे भी कहीं से कोई रास्ता इस जंगल को उतरता है? वो बोली, रास्ता तो जाता होगा पर वहाँ तुम्हारी ये फटफटी नहीं जाएगी। ये तो जंगल के रास्ते हैं, हमें तो पैदल ही जाना होगा। मैं सोचने लगा कि अगर बैलगाड़ी पर ये रास्ता 1 रात और 1 दिन में तय होता है तो पैदल तो जरूर 4-5 दिन लग जाएंगे। ये जंगल बड़े खतरनाक थे। जंगली दरिंदे किस्म किस्म के जहरीले हजरातुल अर्ज से भरे हुए। इसमें कोई शक नहीं था कि हमने पहले भी कई जंगलों में सफर किया था, लेकिन इस सफर में यकीनन जान का खतरा था। हमारे पास हथियार के तौर पर सिर्फ एक संगीन ही थी, बाकी सिद्धा का चहीता सांप बेटा था, जिसके बारे में ये बात खास थी कि उसकी बू पाकर दरिंदा उधर का रुख नहीं करता था, मगर खुद उस सांप पर कोई हादसा गुजर सकता था। बहरहाल शहर की तरफ भी हमें मौत ही मौत दिखाई दे रही थी, इसलिए इस जंगल में दाखिल होना लाजमी था। आगे एक दरिया आ गया। मैंने सोचा कि पुल की दूसरी जानिब जाकर गाड़ी दरियाबुर्द कर दें और खुद जंगल में दाखिल हो जाएं। गाड़ी पुल पर से गुजरकर दूसरी तरफ आई तो मेरा दिल धक से रह गया। पुल की एक जानिब खंबे की रोशनी में नीचे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 2 पुलिस वाले सड़क के बीच खड़े मुझे गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे।
सिद्धा ने घबरा कर कहा, रघु ये मुझे पकड़ लेंगे। मैंने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। हमारी गिरफ्तारी यकीनी थी। गाड़ी को तेजी से घुमाया तो सिपाही एक तरफ हट गए। मैंने सारा हिसाब किताब कर लिया था कि मुझे कहां से गाड़ी किधर को घुमानी है और फिर उसे निकाल कर किधर को ले जाना है, क्योंकि मैं एक सिपाही के हाथ में पिस्तौल देख चुका था। दोनों सिपाही अपनी गाड़ी की तरफ भागे। मैंने गाड़ी उनके पीछे डाल दी। रफ्तार 40 किलोमीटर से ऊपर थी। सिद्धा ने चीख मारकर अपना सर नीचे कर लिया। सिपाही शिश्तर रह गए। उन्होंने छलांग लगाई और सड़क की साइड पर जा गिरे, मगर मैंने तो उन्हें कुचलने का फैसला कर रखा था। मैं जानता था कि अगर मैं रुके बगैर वहां से निकल गया तो वो अपनी जीप में ताक़ुब शुरू कर देंगे और फिर उनके पास असलहा भी था। वो हम में से किसी एक को हलाक भी कर सकते थे। हो सकता था कि वो हमारी ही गिरफ्तारी के लिए वहां खड़े हों। मैंने गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। टायर 2-3 बार ऊपर को उछले और गाड़ी झटके खाती आगे सड़क पर आ गई। मैंने पलट कर देखा। खंबे की रोशनी में एक सिपाही सड़क पर दौड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरा सिपाही सड़क के किनारे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। मैंने तेजी से गाड़ी वापस मोड़ी और पूरी रफ्तार से चलाते हुए सिपाही को पीछे से टक्कर मार दी। मेरा अपना सर भी स्टीयरिंग से टकरा गया था। माथे से खून बहने लगा था। सिपाही उछलकर दूर पुल के जंगले से टकराया और सड़क पर आन गिरा। मेरी गाड़ी ने भी चलने से इनकार कर दिया। उसके रेडिएटर से शू शू की आवाजें और धुआं उठने लगा। सिद्धा जल्दी से बाहर निकलकर पुलिस जीप की तरफ आऊं। सिद्धा का सांप भी उसकी गर्दन में आ गया था और मुंह उठाए हैरत से इधर उधर तक रहा था। मैंने संगीन उठाई और सिद्धा को लेकर पुलिस की जीप में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद किया। जीप स्टार्ट करके उसे भगाना शुरू कर दिया। सिद्धा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर मेरे माथे पर पट्टी बांधी। मेरी आंखें सड़क पर दूर तक घूर रही थी। सड़क सुनसान थी। पुल पीछे रह गया था। मैंने सिद्धा से कहा, हमें कहां से जंगल में उतरना है। उसने प्यार से मेरे माथे पर हाथ रख कर कहा, दर्द तो नहीं हो रहा रघु। मैंने चुंचला कर कहा, अरे ये बताओ कि जंगल में कहां से दाखिल हूं। सिद्धा ने सामने और फिर दाईं जानिब देखा और बोली, बस रघु, वो जो खंबा है वहां से कच्चा रास्ता जंगल को जाता है। मैंने जीप को एक तरफ रोक दिया। अब उसकी तलाशी ली। इस जीप से हमें एक टॉर्च, 2 राइफलें, गोलियों का एक डिब्बा और एक टिफिन कैरियर मिला। ये सारी चीजें हमने उठा ली। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से उतरकर रात के अंधेरे में कच्ची सड़क पर से दौड़कर जंगल में दाखिल हो गए। सिद्धा उस जंगल से वाकिफ थी। वो अपने बाप के साथ उस जंगल में कई बार सफर कर चुकी थी। रात ढलने लगी थी, मगर जंगल में घटाटोप अंधेरा था। गुजरात की पुलिस के खौफ से हम पिछले पहर की 4 बजे तक चलते रहे। आखिर थक कर एक जगह बैठ गए। दरख्तों की घनी शाखों के ऊपर आसमान से पौ फट रही थी। सिद्धा ने मेरे सर को हाथ लगाकर कहा, रघु, दर्द तो नहीं हो रहा। उसने अपनी पट्टी उतार दी जो खून में तरबतर थी। हाय राम रघु, तेरा तो बड़ा खून बह रहा है। उसने अपने साड़ी के पल्लू से एक और टुकड़ा फाड़ा और मेरे माथे का खून साफ करके पट्टी बांध दी। उसके कपड़ों से पहली बार मुझे नारियल की महक आई। मैंने टिफिन कैरियर को खोल कर गौर से देखा। उसमें पराठे, अचार और भाजी थी। एक लिफाफे में थोड़ा सा गुड़ भी था। सिद्धा खुश होकर बोली, गुड़ मेरा बेटा खाएगा, उसे गुड़ बहुत पसंद है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, सिद्धा, भगवान के लिए अपने इस नाक सपूत को मुझसे परे रखो। कई दिनों के बाद पराठा खाना नसीब हुआ है, ये लो तुम भी खाओ। सिद्धा तुनक कर बोली, रघु खबरदार जो मेरे बच्चे को कुछ कहा। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने सांप के बच्चे को गर्दन में से उतारा और लिफाफे में से गुड़ निकाल कर उसके मुंह में डालने लगी। साथ ही साथ वो खुद भी खा रही थी। थोड़ा सा गुड़ सांप के मुंह में डालती और बाकी अपने मुंह में डाल लेती। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। ये कमबख्त औरत बहुत जल्द नागिन बनने वाली थी। काश उसके साथ ये काले मुंह वाला सांप न होता, फिर शायद मैं उससे मोहब्बत करने लगता। लगाओ तो अब भी मुझे इस केसरी रंग की आंखों वाली स्याहफाम लड़की से हो गया था, मगर मैं उसके करीब जाते हुए डरता था। मैंने पराठा उसकी तरफ बढ़ाया। अरे ये खाओ, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? बोली, क्यों नहीं, खाती हूँ, पहले अपने बच्चे को तो खिला लूं। वो मुस्कुराकर अपने सांप बेटे के मुंह में गुड़ डालती हुई बोली। मैंने कहा, खाना खाओ, अभी बहुत लंबा सफर है। सिद्धा पराठे खाने लगी। मैंने पूछा, एक बात बताओ सिद्धा, जेल में जो वार्डन तुम्हें उठाकर कोठरी में ले गए थे, उन्होंने? सिद्धा ने तड़प कर सांप का मुंह मेरी तरफ कर दिया। रघु, तुम बेगैरत हो, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम मुझे पुलिस वालों के पास छोड़कर भाग गए। निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। सांप अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। मैंने कहा, अरे वो पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया था, मैं कहाँ भागा। सिद्धा ने सांप का मुंह पीछे कर लिया और तलखी से बोली, तुम झूठ कहते हो रघु, तुम मेरे स्वामी नहीं हो, मैं तुम्हें जिंदा न छोड़ती। फिर वो सर झुकाकर सिसकियां भरने लगी। मैंने निवाला वहीं रख दिया और सिद्धा को दिलासा देने लगा। उसने मेरा हाथ पीछे झटक दिया और गर्दन तान कर बोली, जेल के उन दोनों मर्दों ने मेरी हत्या की। उसने झपट कर राइफल उठा ली और मेरी तरफ गर्दन घुमाकर केसरी आंखों से देखने लगी। उसकी आंखों से शोले निकलते मालूम हो रहे थे। बोली, रघु, मुझे राइफल चलाना सिखा दो, मैं दुनिया के तमाम मर्दों को हलाक करना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर सिखा दूंगा।
तुम खाना तो खाओ। उसके हाथ राइफल पर मजबूती से जमे हुए थे। उसने एक गहरा सांस भरकर, जो एक फुनकार से मिलता जुलता था, राइफल नीचे रख दी। आहिस्ता आहिस्ता रोटी खाने लगी। मैं इस मौजू पर अब उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, कहीं इससे पानी तलाश करके लाता हूँ। मैं टिफिन कैरियर का खाली डिब्बा लेकर दरख्तों की तरफ निकल गया। उस औरत में एक खूंखार किस्म की नागिन बेदार हो रही थी, लेकिन वो सच्ची थी। उसके साथ ज्यादती हुई थी और गरीब औरत अपनी बेइज्जती कभी नहीं भुला सकती। उसके पास इज्जत ही तो एक दौलत होती है। मैं पानी लेकर आया तो वो हस्बे मामूल आलती पालती मारे बैठी थी।